चलो, आज हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर में अपना पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। रॉयल्टी हेडिंग डालेंगे सब लोग, रॉयल्टी। ठीक है, ध्यान रखेंगे सब लोग। बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस जिसको जिसको प्रोवाइड ना हुआ हो, जिसके पास सिलेबस ना हुआ हो, वो इंस्टीट्यूट के नंबर पर मैसेज कर ले, व्हाट्सएप में पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त कर ले। और हार्ड कॉपी चाहिए तो इंस्टीट्यूट आके वो ले जा सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कि। ठीक है, बीकॉम फर्स्ट ईयर का कई टॉपिक है जो आपका स्टार्टिंग में, जैसे कॉन्सेप्ट कन्वेंशन, ये सारी चीज़ें बेसिक नॉलेज जो हैं वो आप लोग 11 में जो पढ़ रखे हो, डिक्टो यहाँ पर आ गया है, तो उसकी क्लासेस आपको इसके बाद प्रोवाइड कराया जाएगा। पहले हम लोग स्टार्ट करते अपने न्यूमेरिकल टॉपिक रॉयल्टी से। ठीक है ना, तो ध्यान रखना हम लोग को रॉयल्टी को कैसे पढ़ना है, स्टडी कैसे करनी है, ध्यान रखोगे। टॉपिक वाइज दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है, थ्योरी पोर्शन है और न्यूमेरिकल पोर्शन। थ्योरी पोर्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका है की टर्म्स, फिर मीनिंग, ठीक है, फीचर्स, टाइप्स ऑफ रॉयल्टी, ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। न्यूमेरिकल में जितनी चीज़ें आपको कवर करना है वो सब कवर करना है कॉन्सेप्ट वाइज। कॉन्सेप्ट इसमें जो है टोटल है 7। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग इसको पढ़ते हुए आगे निकलेंगे, ध्यान रखिएगा। आइए फिर आते हैं अपने टॉपिक पर। हेडिंग डालिए सब लोग, रॉयल्टी। ठीक है, देखिए सब लोग, लेक्चर अगर अच्छा लगता है तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का। ठीक है, और अगर आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम होती है आप हमको बताएं। चलिए, जब रॉयल्टी की मीनिंग हम लोग पढ़ते हैं तो जो रॉयल्टी की मीनिंग है दो बेस पर है। ऑन दी बेसिस ऑफ दी वर्ड, एक वर्ड के बेस पर मीनिंग चल रही है, उसको ध्यान रखोगे। फिर ध्यान रखोगे वो जो रॉयल्टी वर्ड है ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है ना। ध्यान रखेंगे आप लोग, एक है इसमें रॉयल और दूसरा क्या है, टी, है ना। रॉयल्टी में देखोगे आप, रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, रॉयल्टी का मतलब होता है कि, एंड टी फॉर क्या होता है, टी फॉर होते हैं टैक्सेस। ठीक बेटा, ध्यान रखोगे, ये जो टैक्स पे किया जाता है किंग को, इसी को आपने क्या नाम दे दिया है, रॉयल्टी। ठीक है, ये टैक्स आप जो किंग को प्रोवाइड करते हो, राजाओं को प्रोवाइड करते हो, क्यों प्रोवाइड करते हो, तो ध्यान रखोगे, लिखेंगे हम लोग, द टैक्स विच इज पेड टू द किंग। क्यों पेड करते हो, फॉर द यूज ऑफ सर्टेन राइट्स, फॉर द यूज ऑफ सर्टेन राइट्स ओवर दी प्रॉपर्टी और असेट्स। ठीक है, प्रॉपर्टी की मीनिंग यहाँ पर बहुत बड़ी है। प्रॉपर्टी में सब चीज़ें इंक्लूड है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, ठीक है, सब चीज़ें इंक्लूड है, ध्यान रखना। आप जैसे हम लोग ध्यान दें, पहले के प्राचीन काल के समय में, प्राचीन काल के समय में हम लोग के यहाँ ध्यान रखना, हम लोग क्या, राजा का शासन चलता था। जो किंग लोग थे उनको हम लोग क्या प्रोवाइड करते थे, उन लोग को, वो लोग हमको क्या प्रोवाइड करते थे, ज़मीनें। ज़मीन के बदले में हम लोग उनको एक सर्टेन अमाउंट पे करते थे, जिसका नाम क्या था, रॉयल्टी था। ठीक है, ध्यान रखना। फिर दूसरे में ध्यान रखोगे, ऑन दी बेसिस ऑफ जर्नल मीनिंग। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जर्नल मीनिंग है एक, तो वर्ड के बेस पर हमने रॉयल्टी को दो वर्डों में पढ़ा, रॉयल प्लस टी। रॉयल का मतलब किंग है, टी फॉर टैक्स है। ठीक, जहां पर रॉयल का मतलब क्या होता है, ऐसा टैक्स किंग से होता है, और टी का मतलब क्या होता है, टैक्स। टैक्स का मतलब ऐसा टैक्स जो किसको पे किया जा रहा है, राजाओं को। क्यों पे किया जा रहा है, ध्यान रखोगे, क्योंकि आप किसी भी एसेट्स के राइट्स को यूज कर रहे हो। ठीक है ना,
आगे बढ़ोगे, जब बात करोगे जनरल मीनिंग की, जब आप बात करेंगे जनरल मीनिंग की, तो ध्यान रखेंगे रॉयल्टी इज द अमाउंट which is paid by one party to another। वन पार्टी का मतलब क्या होता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, वह एक पार्टी कौन सी, जो पार्टी पे करती है उसको आपने क्या नाम दे दिया, लेसी। जिस पार्टी को पे करती है उसका नाम क्या रख दिया आपने, लेसर। ध्यान रखना यहाँ तक, ठीक है ना। तो रॉयल्टी क्या एक ऐसा अमाउंट है जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को पे करती है। कैसे पे करती है, ध्यान रखेंगे, ऑन दी बेसिस ऑफ द एग्रीमेंट, है ना। किस बेस पर पे करती है, जिस बेस पर उसका एग्रीमेंट होता है उसी के बेस पर पे करता है, जैसे भी हुआ होगा, ध्यान रखना ये एग्रीमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। फिर इन एक्सचेंज ऑफ क्या करते हो आप उसमें एक्सचेंज, ध्यान रखो, ऑफ द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी। यूज ऑफ द प्रॉपर्टी क्या करते हो आप, एक्सचेंज करते हो, यूज करते हो, यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, या आप यूज ऑफ लिख सकते हो यहां पर सर्टेन राइट्स, यूज ऑफ सर्टेन राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी। ध्यान रखो, आप कोई एसेट यूज कर रहे हो ना, उसका ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर दिया गया क्या, नहीं। आप किसी घर में रह रहे हो, लीज में उठा दिया गया है ना, यार आप उसको पूरा रिनोवेट करो, तोड़वा दोगे क्या, नहीं। क्यों, पोजीशन तुम्हारा है, नहीं, लेकिन आपके पास राइट्स है उसको यूज करने का, आप उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, लेकिन पूरा का पूरी उसकी चेंज नहीं करा सकते हो। तो इसीलिए क्या बोला गया, रॉयल्टी का एक अमाउंट है जो एक पार्टी दूसरे पार्टी पे करती है, किस बेस पर, एग्रीमेंट के बेस पर, ठीक, इन एक्सचेंज ऑफ यूज ऑफ सर्टेन राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी, है ना। एग्रीमेंट जब होता है तो उसमें क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। एक्सचेंज का मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो, बट ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं करते हो, ध्यान रखोगे। फिर देखोगे लास्ट लाइन है विच। विच का मतलब कौन, रॉयल्टी। विच का मतलब किससे है, रॉयल्टी। विच इज असर्टेन, विच इज असर्टेन ऑन दी बेसिस ऑफ सेल्स और प्रोडक्शन, सेल्स और क्वांटिटी, लिख लोगे सब लोग, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान रखिएगा सब लोग, रॉयल्टी क्या है, एक अमाउंट है, जो अमाउंट आप पे करते हो, जैसे यहाँ पर देखो क्या कर रहे हो आप, टैक्स पे करो, टैक्स क्या है, एक अमाउंट है, ठीक है। एक पार्टी दूसरे पार्टी पे करती है, जो पार्टी पे करती है उसको आप लेसी बोलते हो, जिस पार्टी पे करती है उसको लेसर बोलते हो। किस बेस पर करती है, एग्रीमेंट के बेस पर, ठीक है। वहां पर एक्सचेंज होता है, किसका एक्सचेंज होता है, यूज ऑफ सर्टेन राइट्स का, कि आप क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे प्रॉपर्टी जिसके राइट्स को आप यूज करोगे, है ना। विच इज असर्टेन द बेसिस ऑफ सेल्स और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, जिस प्रॉपर्टी के राइट्स को आप यूज कर रहे हो उसके लिए जो रॉयल्टी पे कर रहे हो उसका असर्टेनमेंट किसके लिए होता है, किसके बेस पर होता है, सेल्स या क्वांटिटी या प्रोडक्शन के बेस पर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक लाइन और बढ़ा लोगे, फॉर दी सर्टेन टाइम पीरियड, ध्यान रखोगे, सर्टेन टाइम पीरियड का मतलब एक निश्चित समय के लिए, है ना। फॉर द सर्टेन टाइम पीरियड, एक निश्चित समय के लिए, क्या आप जब तक चाहो तब तक एसिड यूज कर लोगे क्या, नहीं, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आप यूज करोगे, ठीक है। तो रॉयल्टी की मीनिंग जो बनी हमारी, दो बेस पर बनी, ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ जनरल मीनिंग। रॉयल्टी दो वर्ड से मिलकर बना है, रॉयल प्लस टी। रॉयल का मतलब किंग, टी फॉर टैक्स है, तो ऐसा टैक्स जो आप राजाओं को पे करते हो, क्यों पे करते हो, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी या एसेट्स को यूज कर रहे हो,
जनरल मीनिंग में बोला गया रॉयल्टी क्या है कि अमाउंट है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को पे करती है ना। किस बेस पर पे करती है? एग्रीमेंट के बेस पर, जहां पर क्या होता है, एक्सचेंज होता है, यूज ऑफ सर्टेन राइट्स ओवर दी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रॉयल्टी का सेटलमेंट आपकी किस बेस पर करते हो? सेल्स या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के बेस पर फॉर सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, आगे बढ़ो। इसके बाद आप लोग आओगे आगे, लिखेंगे हम लोग फीचर्स ऑफ रॉयल्टी। लिखेंगे हम लोग फीचर से पहले एक एग्जांपल में मैं सारी बातें आपको समझाना चाहता हूं, है ना। आइए अगले पेज पर चलते हैं। पहले चलो लिख लोगे सब लोग, दो पार्टी है, एक दो। यहाँ पर लिखेंगे आप, मान लेते हैं मिस्टर एसटी हैं, हम खुद हैं, और मिस्टर के एम है, ये हमारे मित्र कपिल मिश्रा। ठीक है ना, और ये हम दो लोगों ने मिलकर एक एग्रीमेंट कर लिया है। एग्रीमेंट कर लिया है, ध्यान रखो इस एग्रीमेंट में। अब ध्यान रखो, जब एग्रीमेंट किए हैं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। हमारे पास क्या है? एक प्रॉपर्टी। ध्यान रखना सब लोग, मैं एक प्रॉपर्टी का ओनर हूं। इसको थोड़ा नीचे बना लेता हूं क्योंकि आपको और चीजें समझानी। ये प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत आप लोग को यहां तक तो बताओ। फिर ध्यान रखेंगे, अब जो हम हैं, हम कौन हो गए? लैंडलॉर्ड या लेसर, है ना। प्लस हम कौन हैं? ओनर हैं। प्लस पोजीशन किसके पास है? पोजीशन भी हमारे पास है। कोई दिक्कत? मिस्टर कपिल मिश्रा जो हैं, ये कौन हो गए हैं? ये हो गए हैं लेसी। प्लस इनको मैंने ट्रांसफर कर दिया क्या? पोजीशन, है ना। प्लस इनके पास क्या आ गया? अब राइट्स टू यूज। इनके पास क्या आ गया? राइट्स टू यूज ऑफ एसेट्स और प्रॉपर्टी। क्या गया इनके पास? राइट टू यूज टू एसेट्स और प्रॉपर्टी। ठीक है, एसेट्स को यूज करने के राइट्स या प्रॉपर्टी को यूज करने के राइट्स। कोई प्रॉब्लम आपको? ये प्रॉपर्टी हमने इनको क्या कर दी? इनको कर दी ट्रांसफर। जब हमने इनको ट्रांसफर कर दिया, इनके पास क्या पहुंच गया? राइट टू यूज ऑफ एसेट्स और प्रॉपर्टी। इस बात को ध्यान रखिए। जो एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट किस चीज के लिए हुआ है? बोला गया आप अमाउंट पेमेंट करो, तो लिखोगे आप पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट, है ना। एक सर्टेन अमाउंट आप पे करोगे। इस अमाउंट को किस बेस पर पे करोगे? बेस होगा इसका क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन या सेल्स। आप लोग थोड़ा इसको सफा सफा बनाइएगा, हमारा थोड़ा सा गंदा है। ठीक है ना। क्या बेस लोगे जो पेमेंट कर रहे हो? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन या सेल्स। ठीक है। ये जो पेमेंट कर रहे हो, है ना, कौन कर रहा है? मिस्टर केएम कर रहे हैं। किसको पे कर रहे हैं? एसटी को। इसी अमाउंट का क्या नाम है? इसी अमाउंट का नाम है रॉयल्टी, है ना। जो पेमेंट है सर्टेन अमाउंट, जिसका बेस क्या है? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन या सेल्स है। ये जो अमाउंट एसटी को पे कर रहे हो, ये क्या है? रॉयल्टी। यहां तक कोई समस्या हो बताओ। ये जो ट्रांसफर किया जा रहा है, ये कितने समय के लिए किया जा रहा है? फॉर दी सर्टेन टाइम पीरियड। जो ट्रांसफर किया जा रहा है कितने समय के लिए किया जा रहा है? एक सर्टेन टाइम में, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, जो भी होगा। उसके बाद अगर लेसी को समझ में आता है तो क्या कर लेता? अपने एग्रीमेंट को रिनोवेट करा लेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, राइट्स यूज करने का राइट्स केवल ट्रांसफर किया जा रहा है, क्या ओनरशिप ट्रांसफर की जा रही है? क्या, यहां ध्यान रखना, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड
ध्यान रखना। क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है? आंसर क्या है आपका? नो, है ना। तो ध्यान रखना सब लोग। एक पार्टी कौन सी? मिस्टर एस टी की है। दूसरी पार्टी कौन सी? मिस्टर के एम की है। जो इनकी एक प्रॉपर्टी, ये के एम को मिस्टर के एम को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मिस्टर के एम कौन हो गए? लेस्सी हो गए, और एस टी कौन हो गए? लैंडलॉर्ड हो गए। ये ओनर भी है। ओनर को ही लैंडलॉर्ड या लेसर बोलते हो आप। ओनर के पास पोजीशन होता है ना। ये लेस्सी को ट्रांसफर कर रहे हैं पोजीशन, और जब इन्होंने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, राइट टू यूज हो गया एसेट्स ऑफ प्रॉपर्टी के, है ना। लेकिन क्या ये ओनर हो गए? क्या ओनर नहीं हुए, ध्यान रखोगे इस बात को, ठीक। अब मिस्टर के एम ने और मिस्टर एस टी ने एग्रीमेंट किया है पेमेंट करने का, सर्टेन सम ऑफ मनी या अमाउंट, जिसको आपने क्या नाम दे दिया है? जिसको आपने नाम दे दिया है रॉयल्टी, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर देखोगे जो पेमेंट है इस अमाउंट का, उसका बेस आपने क्या ले लिया है? उसका बेस लिया क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन या सेल। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस पूरे प्रोसेस को बोलोगे रॉयल्टी एग्रीमेंट। क्या बोलोगे इसको? रॉयल्टी एग्रीमेंट, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो। इसको आप क्या बोलोगे? बोलोगे रॉयल्टी एग्रीमेंट। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीचर्स की। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? फीचर्स की। चलिए फिर पहला लिखेंगे, देयर मस्ट बी टू पार्टीज। कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए। टू पार्टी में दो पार्टी जो हैं, एक पार्टी कौन सी रहती है? लेस्सी। दूसरी पार्टी कौन सी रहती है? लेसर। लेस्सी कौन होता है? लेसन नहीं भाई, सॉरी, ध्यान रखना, लेसर, ठीक है। या इसी का आप क्या बोलते हो? ओनर। या इसी क्या बोलते हो? लैंडलॉर्ड, है ना। फिर दूसरा लिखोगे आप, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, है ना। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट में क्या डिसाइड होता है? एग्रीमेंट में सेम सब्जेक्ट मैटर, है ना, सेम सेंस, ध्यान रखिएगा सब लोग, सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम सेंस और कंसेंट। जब तीन चीज हो जाती है तो एग्रीमेंट बन जाता है। सब्जेक्ट मैटर सेम हो, दोनों पार्टी का सेंस हो, जो वो बोले वो समझे, जो उधर वाला समझ रहा है वही वाला वो बोल रहा है, ठीक है ना। और दोनों जब उस पर अपना कंसेंट प्रोवाइड कर दें, पारस्परिक सहमति, तो उसको आप क्या बोलते हो? एग्रीमेंट, ठीक है। थर्ड में देखोगे, सर्टेन टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड क्या है आपका? सर्टेन है, 5 या 10 या 15 जो भी हो। फिर देयर मस्ट बी एन असेट्स और प्रॉपर्टी, है ना। एसेट्स और प्रॉपर्टी का होना भी बहुत जरूरी है, ये भी बात आप ध्यान रखोगे, है ना। फिर देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, ठीक है ना। देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ द असेट्स एंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं, लेकिन पोजीशन का ट्रांसफर होना जरूरी है। लिख लोगे यहां पर, नॉट ओनरशिप, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाएगी, ठीक है ना। फिर लिखोगे, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी और अमाउंट और सम, है ना। आप पेमेंट करोगे, किस बेस पर करोगे? बेस आपको पता है, दो बेस लेते हो, सेल्स और
क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को समस्या हो बताए। ठीक है ना, तो हमने आपको बताया रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी की मीनिंग बताई दो बेस पर। रॉयल्टी की डिफिनीशन आपको जो भी किसी भी साइंटिस्ट की पसंद आएगी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं की टर्म्स ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी के की टर्म्स क्या क्या हैं ध्यान रखना है हम लोग को। पहला देखते हो आप, आउटपुट क्या होता है। आउटपुट को आप जानते हो ना, जो भी जिस बेस पर हम रॉयल्टी का फिक्सेशन करते हैं उसको आप क्या बोलते हो, आउटपुट। ठीक है ना, इसके लिए आप बेस ले सकते हो, क्वांटिटी भी बेस ले सकते हो, इसके लिए आप सेल्स वॉल्यूम को भी बेस ले सकते हो। ठीक है ना, फिर दूसरी बात है इसमें लेसर। लेसर कौन होता है, तो लिख लोगे लेसर इज द पर्सन हु ओन्ड, लिख लोगे आप लोग, हु ओन्ड द प्रॉपर्टी, हु ओन्ड द प्रॉपर्टी, है ना। ही लिख लोगे ट्रांसफर द राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी टू द another person who is called लेसी। ठीक है ना, तो लेसर एक ऐसा पर्सन होता है जो एसेट्स या प्रॉपर्टी का ओनर होता है। ये क्या करता है, उस एसेट्स या प्रॉपर्टी के राइट्स को ट्रांसफर करता है। किसको ट्रांसफर करता है, लेसी को या किसी दूसरे पर्सन को। ठीक है, यहाँ तक किसी की समस्या है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखेंगे इसके बाद हम लोग थर्ड, लेसी। लेसी कौन होता है, लिखोगे लेसी इज द पर्सन हु रिसीव the rights, who receive rights over the property for the certain time period, है ना। लेसी क्या है, एक ऐसा पर्सन है जो प्रॉपर्टी के राइट्स को रिसीव करता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, है ना। अब देखोगे सब लेसी। सब लेसी का भी ऐसे शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ, भी इसका टॉपिक आएगा तो मैं वहाँ पर एकदम क्लियरली डिफाइन करूँगा, है ना। ऐसा कोई पर्सन, है ना, ये दो पार्टी हैं, ये है लेसर और ये है लेसी। जब लेसी ने किसी थर्ड पार्टी को, मिस्टर वाई को, ये प्रॉपर्टी किराए पर लेट आउट कर दी है, मिस्टर वाई इसको रेंट पे करता है या रॉयल्टी पे करता है, तो मिस्टर वाई कौन माना जाएगा, इनका लेसी माना जाएगा। और ये लेसी क्या बन जाएगा, सब लेसी। ध्यान रखना सब लोग। तो जब लेसी किसी को उस प्रॉपर्टी के राइट्स को ट्रांसफर कर दे और खुद रेंट चार्ज करे, और उस रेंट को चार्ज करने के बाद वो लेसर को अमाउंट ट्रांसफर करे, उसको हम लोग बोलते हैं सब लेसी। ठीक है, इसका पूरा टॉपिक है इसलिए इसको छोड़ दे रहा हूँ, इसको मैं वही बताऊंगा। रॉयल्टी, व्हाट इज मीन बाय रॉयल्टी। आप देखिए, आउटपुट इनटू रेट ऑफ रॉयल्टी। जब आप आउटपुट में रेट ऑफ रॉयल्टी मल्टीप्लाई कर देते हो, जो अमाउंट आ जाता है वो क्या हो जाता है, रॉयल्टी हो जाता है ना। शॉर्ट वर्किंग, जनरल टर्म में शॉर्ट वर्किंग का मतलब लॉस से होता है। शॉर्ट का मतलब क्या है, कम, वर्किंग का मतलब कार्य से है। जब कार्य जितना होना चाहिए उससे कम हो जाता है, वो क्या हो जाता है, एक लाइन खींच दी गई है, इस लाइन के बराबर हो गया तो क्या है, मिनिमम वर्क, उसके लिए आप मिनिमम रेंट पे करते हो। इसके नीचे शॉर्ट वर्किंग, इसके ऊपर सरप्लस। इस बात को ध्यान रखोगे, ये लाइन के नीचे काम हुआ है उससे कम काम हुआ है, शॉर्ट वर्किंग है,
ज़्यादा काम हो गया, ध्यान रखना इसका फॉर्मूला बनाया गया है, मिनिमम रेंट अगर ज़्यादा है और रॉयल्टी कम है तो क्या हो जाता है, शॉर्ट वर्किंग। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ध्यान रखना सरप्लस आ जाता है, इसी फॉर्मेट को जब अपोजिट कंडीशन कर देते हो। सरप्लस का मतलब क्या होता है, शुरू के समय में आपकी नेम फेम ज़्यादा नहीं, नए नए आपने क्या ले लिया है, ठेका ले लिया है रॉयल्टी का, तो आपको लोग ज़्यादा जानने वाले नहीं रहते हैं। उस केस में क्या होता है, उस केस में काम हो नहीं पाता है, मार्केट में आपका रेपुटेशन रहता नहीं, उस समय काम जब कम होता है तो वर्क क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, आप उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट वर्किंग। धीरे धीरे नेम फेम बन जाता है, नेम फेम बनने के बाद सेल होने लगती है, तो जितनी सेल होनी चाहिए उससे ज़्यादा होने लगती है, उसको आप क्या बोलते हो, सरप्लस। ठीक है, इसको अपोजिट कर दोगे, रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट, सरप्लस। ठीक है, ध्यान रखोगे। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, तो क्या आ गया आपका, सरप्लस। आप लोग पूरा फुल फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर मिनिमम रेंट क्या होता है, मिनिमम रेंट और डेड रेंट। अब देखो, मान लो मैं शिवम तिवारी, मिस्टर शिवम तिवारी, लॉकडाउन में अपने ओनर से ले लिया हूँ रेंट पर, लीज कर दिया उन्होंने हमको। लेकिन आप देखो, कोरोना के समय में हमको कोई प्रोडक्शन हुआ या हमारे कोचिंग नहीं चली, ऑनलाइन क्लासेस चली, ऑनलाइन जब पेपर ही नहीं हुआ तो ऑनलाइन क्लास क्या चली, ठीक है ना। अब फिक्स चार्ज तो हमको पे करने ही करने हैं, है ना, पानी वानी लाइट वाइट के चार्ज पे नहीं करने हैं, लाइट के चार्ज हाफ हो गए हैं या ना के बराबर हो गए हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखोगे इस समय हमारा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन क्या है, जीरो है, जीरो प्रोडक्शन को आप क्या बोलते हो, डेड प्रोडक्शन। ठीक, लेकिन जो हमारे ओनर हैं, ओनर को तो हमको रेंट पे करना ही करना पड़ेगा, ध्यान रखो। तो जो ओनर को रेंट पे करना है, हम लॉकडाउन में जब कोई प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, क्यों पे करें पूरा रेंट। तो हम ओनर के साथ एक क्या कर लिए, एग्रीमेंट कर लिए, एग्रीमेंट में डिसाइड कर लिए कि 25,000 का जो किराया है सर हम पूरा नहीं पे करेंगे, इसका हाफ पे करेंगे, क्योंकि बच्चे हमारे नहीं आ रहे हैं, पोजीशन बनी रहे, इस वजह से मैं इसको पे कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं कोचिंग को छोड़ देता। छोड़ने से मकान मालिक का भी लॉस होगा, क्योंकि कोरोना के समय में कोई पर्सन उसको रेंट पर नहीं लेगा। तो ओनर ने क्या कर दिया, यस कर दिया। तो क्या हो गया, जब जो मालिक होता है और जो उसका टीनेंट होता है, दोनों मिलकर एक बीच का रास्ता निकालते हैं, उस बीच के रास्ते को आपने क्या नाम दे दिया, मिनिमम रेंट या डेड रेंट, ठीक है ना। क्योंकि ये पीरियड क्या, डेड पीरियड है, डेड पीरियड के लिए जो रेंट दिया जाता है उसको आप क्या बोलते हो, डेड रेंट। आप इसको कॉन्ट्रैक्ट रेंट के भी नाम से जान सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे, मिनिमम रेंट क्या है, एक ऐसा अमाउंट है जो लेसर और लेसी के बीच तय किया जाता है। क्यों तय किया जाता है, जिससे कि दोनों प्रॉपर्टी लॉस से बच सकें। उसका मेन पर्पज क्या होता है, उसका मेन पर्पज होता है दोनों पर्सन को एक सिक्योरिटी देना, ठीक है, जिससे दोनों पार्टी अपने अपने लॉस को हटा सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग 9th पर आते हैं। आप हमारे नंबर पर मैसेज कर देंगे, आपको रॉयल्टी से रिलेटेड पूरे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, लिखोगे पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, यहां पर भी ध्यान रखना रहेगा। लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते समय चेक करोगे, क्या चेक करते हो आप, इसमें दो चीजें चेक करते हो। दो चीजें में क्या क्या चीजें हैं वो, एक है रॉयल्टी और दूसरा क्या है आपका, मिनिमम रेंट। दोनों में चेक करोगे, जो हायर होगा, जो हायर होगा उसी को आप पेड कर दोगे, किसको, लैंडलॉर्ड को। हमेशा ध्यान रखना, जैसे रॉयल्टी हायर है तो रॉयल्टी में से, ध्यान रखना, रॉयल्टी अगर हायर है तो रॉयल्टी में हमेशा माइनस कर देना सरप्लस रिक्यूब, ठीक है ना। इसके बाद जो अमाउंट आएगा रॉयल्टी का, कंपैरिजन हमेशा इस अमाउंट से करना, ना कि हमेशा ग्रॉस अमाउंट। ये क्या है आपका, ग्रॉस रॉयल्टी, ये क्या है आपका, ग्रॉस रॉयल्टी, ठीक है ना। रॉयल्टी का मतलब यहां पर किससे है, रॉयल्टी का मतलब रहेगा नेट रॉयल्टी से, ध्यान रखिएगा। रॉयल्टी का मतलब किससे रहेगा, नेट रॉयल्टी से। नेट रॉयल्टी का मतलब क्या है, ध्यान रखना, नेट रॉयल्टी मींस
रॉयल्टी माइनस रिक्यूब्ड सरप्लस। जब आप जो रॉयल्टी उसमें से सरप्लस रिक्यूब कर लेते हो, जो रॉयल्टी बच जाती है उसको आप क्या बोलते हो? नेट रॉयल्टी। ठीक है, ध्यान रखना। लास्ट टॉपिक आ जाता है आपका रिक्यूपमेंट। रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। कैसे रिक्यूब करोगे शॉर्ट वर्किंग को? इसके 3 केस मैंने बना रखे हैं, है ना। ये बुक में आपको नहीं दिया गया है, इसको मैंने अपने खुद से बना रखा है, ठीक है ना। केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, ठीक है ना। केस नंबर 1 में हमने बोल रखा है कि रिक्यूब करो रॉयल्टी को, रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, है ना। ऑन दी फर्स्ट सर्टेन ईयर ऑफ दी लीज। आप शॉर्ट वर्किंग का रिक्यूब कर रहे हो, कब कर रहे हो? फर्स्ट सर्टेन ईयर में, लीज के फर्स्ट सर्टेन ईयर में। केस नंबर 2 में रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ऑन दी नेक्स्ट subsequent or following certain year। थर्ड, रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग on the whole year of the lease, whole year or unlimited year of the lease। ध्यान रखना, पहले में रिक्यूपमेंट आप कब कर रहे हो? पहले के कुछ सालों में, ठीक है। केस नंबर 2 में रिक्यूपमेंट आप कर रहे हो शॉर्ट वर्किंग का नेक्स्ट सब्सिक्वेंट या फॉलोइंग सर्टेन ईयर। तीसरे में रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ऑन द होल ईयर और अनलिमिटेड ईयर ऑफ द लीज। ध्यान रखना। तो आज की क्लास जो हमारी है यहीं तक है, ठीक है। तो ये आपके बेस हैं जिसमें मैंने आपको सब चीज़ें बताई। लेसर कौन होता है, लेसी कौन होता है, आउटपुट क्या होता है, सब लेसी क्या होता है, रॉयल्टी क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, सरप्लस क्या होता है, मिनिमम रेंडेड रेंट क्या होता है, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में बेटा यही तुम चेक करना। रॉयल्टी का मतलब कौन सी रॉयल्टी? नेट रॉयल्टी। हाँ, नेट रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? रॉयल्टी माइनस सरप्लस रिक्यूब। ठीक, जो अमाउंट आएगा इससे कंपेरिजन करोगे मिनिमम रेंट से, इन दोनों में जो हायर होगा वही पे कर देना। ठीक, रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग में 3 केस, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक जो छोड़ रहे हैं उस पर भी लाओ बात कर लेते हैं। इसमें लिखोगे, सब लोग हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ रॉयल्टी। क्या टाइप्स हैं रॉयल्टी के, बता सकते हैं आप लोग हमको? पहला है माइनिंग रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी क्या समझते हो? जब आप कोल माइन, मतलब माइन से रिलेटेड, खानों से, चाहे कोयले खानों, सोने खानों, हीरे खान, कोई भी खानों, उससे रिलेटेड जब आप रॉयल्टी कैलकुलेट करते हो या इस तरह के रॉयल्टी को आप हायर करते हो तो लीज पर लेते हो, उसको क्या बोलते हो आप? माइनिंग रॉयल्टी, ठीक है। दूसरे में ब्रिक मेकिंग, ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी। ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी का या ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी क्या समझते हैं आप? जब हम लोग एक लैंड ले लें जिसकी जमीन से हम लोग मिट्टी निकालें और उस मिट्टी का यूटिलाइजेशन कहाँ करें? ब्रिक्स को बनाने में, ईंट पत्थर को बनाने में करते हैं, भट्ठों के लिए करते हैं। इससे रिलेटेड जब हम लोग रॉयल्टी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं या रॉयल्टी लीज पर लेते हैं, उसको हमने ना क्या नाम दे दिया? ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी, ठीक है। फिर देखोगे कॉपीराइट रॉयल्टी। कॉपीराइट रॉयल्टी ये क्या होता है बेटा? कॉपीराइट, आप क्या करते हो हमेशा बुक्स का, कोई राइटर है वो बुक लिख रहा है, उसको डर लगा है हमारी बुक कोई कॉपी ना करवा के अपने नाम से बेचने लगे, तो क्या करते हैं? अपने नाम से उस बुक का एक लीगल राइट्स लेता है, उस लीगल राइट्स को क्या बोलते हो आप? कॉपीराइट्स रॉयल्टी, ठीक है ना।
फिर पेटेंट। इसी तरह ध्यान रखोगे तुम लोग, जो पेटेंट है तुम्हारा, जैसे दवा की कंपनियां हैं या और भी कोई बिजनेस के हैं जिनके आइडियाज चलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने नाम से अपने लोगो या अपने बिजनेस आइडियाज को या जो भी है उसको क्या कर लेते हैं, फॉर्मूले जैसे दवा कंपनी के हैं वो सब क्या कर लेंगे, अपने नाम से एक लीगल राइट से ले लेंगे। तो कॉपीराइट का यूज केवल किधर होता है, बुक के सेक्टर में। बाकी अदर सेक्टर में हम लोग पेटेंट को यूज करते हैं। जैसे नाइकी का, प्यूमा का अलग अलग अपना राइट है, लिनोवो का, सैमसंग का, देखो सब, बाटा का है ना, तो वो सब क्या है आपका पेटेंट। ठीक है ना, पेटेंट रॉयल्टी। फिर देखोगे ट्रेडमार्क, इसमें आओगे जब तुम लोग देखोगे ट्रेडमार्क। अब देखो बहुत सारे ऐसे ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जो किससे रिलेटेड हैं, या जैसे ट्रेडमार्क का जनरली हम लोग देख लेते हैं जो हमारा लोगो से रिलेटेड, इसके एक तरह से ले ले आप, उसका उस तरह का लोगो कोई नहीं यूज होगा, इसका भी क्या एक लीगल राइट ले लोगे, ये आपका हो गया ट्रेडमार्क रॉयल्टी। फिर टेक्निकल नो हाउ, इससे रिलेटेड कोई ऐसा बिजनेस का आइडिया जिसको केवल आप जानते हो, आप ही चला सकते, जैसे कोको कोला कंपनी है ना, उसको उसका फॉर्मूला दो लोगों के पास है, कोको का और कोला, दो लोग अलग अलग है, उन दोनों को ये अनुमति नहीं एक साथ बैठें, एक साथ टहलें या एक साथ कोई भी ट्रेवल टूर कर लें। क्यों, कंपनी डर लगा है, दोनों मिल जाएंगे कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की जो रॉयल्टीज़ हैं उसको आपने नाम दे दिया है टेक्निकल या नो हाउ रॉयल्टी। ठीक है, आप लोग अगर यहाँ तक किसी को कोई समस्या है वो बताए हमको, बताए भाई। तो मैंने आज आपको टॉपिक कवर किया पहले मीनिंग ऑफ रॉयल्टी, है ना, एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। देखोगे सबसे पहले हमने पढ़ा रॉयल्टी की मीनिंग, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, इसमें बताया कि रॉयल्टी दो वर्ड से मिलकर बना है, रॉयल प्लस टी, है ना। रॉयल का मतलब किंग है, टी फॉर टैक्स है, तो ऐसा टैक्स जो हम किसको पे कर रहे हैं, किंग को क्यों पे कर रहे हैं, क्योंकि उसके प्रॉपर्टी के राइट्स को यूज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का मतलब एसेट्स का मतलब जितनी भी एसेट, जितने भी, चाहे वो टेंजिबल हो या नॉन टेंजिबल बेनिफिट हो, सब आ जाएंगे। वर्ड के बेस पर रॉयल्टी का एक अमाउंट है जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को पे करती है, एक पार्टी जो पे करती है उसको लेसी बोलते हो, जिस पार्टी को पे करना होता है उसको आप लेसर बोलते हो। किस बेस पर करते हो, एग्रीमेंट के बेस पर, है ना। क्या करते हो इसमें, एक्सचेंज करते हो, क्या एक्सचेंज करते हो, यूज ऑफ राइट्स, है ना, किस पर, किसी प्रॉपर्टी का। इस रॉयल्टी का जो सेटलमेंट करते हैं किस बेस पर करते हैं, सेल्स या क्वांटिटी या प्रोडक्शन के बेस पर। ठीक है, किस समय के लिए, कितने समय के लिए, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। जो रॉयल्टी का एग्रीमेंट होता है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़े हम लोग, बताया गया इसमें रॉयल्टी में ये पूरा एग्जाम्पल आपको। फिर बताया गया फीचर्स की, रॉयल्टी के लिए कम से कम कितनी पार्टी होनी चाहिए, दो पार्टी होनी चाहिए, एक लेसर एक लेसी, लेसी को ओनर या लैंडलॉर्ड भी बोलते हो। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कैसे होता है, जब सेम सब्जेक्ट मैटर और सेम सेंस हो, दोनों पार्टी अपनी कंसेंट प्रोवाइड कर दे, इसको क्या बोलते हो आप, एग्रीमेंट। ठीक है ना, एन एग्रीमेंट। फिर टाइम पीरियड सर्टेन, 10 ईयर, 5 ईयर, 12 ईयर, जैसे आप चाहो। ठीक है, इस रॉयल्टी एग्रीमेंट के लिए एसेट्स या प्रॉपर्टी का होना भी कंपलसरी है। फिर ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, पोजीशन भी यहाँ पर ट्रांसफर होनी चाहिए, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। ओनरशिप अगर ट्रांसफर हो जाएगी तो सेल मान लिया जाएगा, आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद मैंने आपको बताया पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, जो रॉयल्टी का पेमेंट करते हो उसका कैलकुलेशन आप कैसे करते हो, बेस ऑफ कैलकुलेशन यहाँ लिख लेना, बेस ऑफ कैलकुलेशन कैसे, सेल्स या क्वांटिटी या प्रोडक्शन के बेस पर। की टर्म क्या है, आउटपुट। लेसर कौन होता है, लेसर एक पर्सन होता है जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है, वो ट्रांसफर करता है क्या, राइट्स, किसके, प्रॉपर्टी के, किसको, दूसरे पर्सन को, जिसको क्या बोलते हो, लेसी। फिर लेसी कौन होता है, पर्सन होता है, क्या करता है, या रिसीव करता है, क्या रिसीव करता है, राइट्स, किसके, प्रॉपर्टी के, कुछ समय के लिए, है ना। ओनरशिप लेता है क्या, नहीं। सब लीज क्या होता है, जब लेसी किसी दूसरे पार्टी को अपनी एसेट्स को ट्रांसफर कर दे, उसको आपने नाम दिया सब लेसी, है ना। फिर रॉयल्टी, रॉयल्टी का कैलकुलेशन कैसे करते हो, आउटपुट या सेल्स इनटू रेट ऑफ रॉयल्टी। शॉर्ट वर्किंग मैंने आपको बताया, अगर मिनिमम रेंट ज़्यादा है, रॉयल्टी कम है, अमाउंट शॉर्ट वर्किंग आएगा।
रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, सरप्लस आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। मिनिमम रेंट डेट मैंने बताया ना, जब दो पार्टी चाहे वो लेसी हो चाहे लेसर हो, दोनों अपने अपने लॉस को कम करना चाहते हैं, उसके लिए एक अलग से एग्रीमेंट करते हैं, जिसके जो बेस लेता है लेसर और लेसी एक एग्रीमेंट के या कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर कि हम एक ऐसा रेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको भी ना लॉस हो और हमको भी ना लॉस हो, उसी को क्या नाम दे दिया गया, मिनिमम रेंट या रेट है। लैंडलॉर्ड को पेमेंट के लिए मैंने बताया आप चेक करते हो रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, रॉयल्टी का मतलब नेट रॉयल्टी से, रॉयल्टी का मतलब नेट रॉयल्टी, नेट रॉयल्टी का मतलब रॉयल्टी माइनस सरप्लस रिक्यूब। ठीक है, रिक्यूपमेंट के लिए 3 केस बताए गए, इसमें आपको कोई समस्या नहीं, फिर आपको बता दिया गया टाइप्स ऑफ रॉयल्टी। तो आज की बात हम लोग की बस यहीं तक है, बाकी लेक्चर आपको प्रोवाइड किए गए हैं सेकेंड थर्ड, आप वहाँ से भी देखते रहें। ठीक है, चलिए सब बच्चों को टाटा बाय बाय।